मेरी तो कभी भी जब लड़ाई होती है हमारे ऊपर के अधिकारियों से, तो हम यही कहते हैं कि हमारा मूल्यांकन आकलन आप क्या करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, क्योंकि वही अदालत होती है जहां तय होता है कि दरअसल हमें क्या है। तो 20 मिनट समय दिया गया है, मैं कोशिश करता हूं, और इसमें कई बार ऐसा होगा कि आपने पिछले 2 दिनों से जो बातें सुन रखी होंगी, तो हो सकता है आपको लगे कि दोहराई जा रही बात, लेकिन जरूरी होता है उन बातों को, जो ठीक ठाक बातें होती है, अच्छी बातें होती है, उनको याद कर लेना चाहिए। तो जो विषय है भारतीय भाषा परिवार पर तो बहुत बोला गया है, तो भाषा चिंतन की साझी परंपरा पर मैं बोलना चाहता हूं, और इस पर जो बातें हुई हैं मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट में अपनी बात कहूं। और देखिए, दुनिया भर में एक जो नई ज्ञान को तलाशने की उम्मीदें जगी हैं, उसने बहुत सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दिए हैं। एक शेर है ना, जो आप सभी हम लोग रोज ही दोहराते हैं उसको कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो ये सारी जो संगोष्ठियां होती हैं इसी बात को लेकर होती हैं कि यूं होता तो क्या होता। कुछ छूट गया होता है, कुछ चीजें रह जाती हैं, उनको हम लोग याद करते हैं कि ऐसा होता तो कितना मजा आता। तो 2 शब्द, वी उपनिवेशीकरण और वी उपनिवेशिता, इस पर खूब काम हो रहा है, और अभी जो हिंदी के बुद्धिजीवी लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और अंग्रेजी में जिसको डीकोलोनाइजेशन और डीकोलोनियलिटी कहते हैं, तो उनका कहना है, अभी तक जो अध्ययन हमारे सामने आए हैं, कि वी उपनिवेशीकरण के बाद ही वी उपनिवेशिता की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी जब चले जाते हैं औपनिवेशिक शासक, उसके बाद वी उपनिवेशिता की परंपरा शुरू होती है। यानी हम उन ज्ञान परंपराओं की तलाश करते हैं जिनमें हम यह खोजते हैं वे कौन सी चीजें थी जो उपनिवेश बनने के कारण हमसे छूट गई, रह गई। हम सभी इस बात को जानते हैं कि 18वीं सदी और 19वीं सदी, ये 2 ऐसी सदियां थी जिसने पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में यूरो केंद्रीय ज्ञान की प्रतिष्ठा की, और इसको लेकर तमाम तरह के काम हुए। मजे की बात यह है कि इसके लिए प्रेरणा हिंदुस्तान से ही मिली। लातीन अमेरिकी देश और अफ्रीकी जो देशों ने काम किया, नुबुकी व थैंगो को हम लोग याद करते हैं और जड़ों की बात को करते हैं, तो उनके प्रेरणा कौन थे? तो गांधी थे। तो ये जो यूरो केंद्रीयता है, उसने 500 सालों में जो ज्ञान के मॉडल हमारे सामने रखे, उसने हमको बिल्कुल आतंकित कर दिया, और हम पूरी दुनिया को वो समझाने में कामयाब रहे कि कई रूपों में वो हमारे सामने मॉडल पेश करते रहे। जैसे पहली बात तो उन्होंने यह कही कि आप पूरी दुनिया के लोग असभ्य हैं, यूरो केंद्रीय ज्ञान ही उनको सभ्य बनाएगा। एक सार्वजनिक मोक्ष की बात वो लोग करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ईसाईयत में मुक्ति है, उसी से मुक्ति मिलने वाली है, और बाकी धर्मों का जो फलसफा है वो हमारे काम का नहीं है, यानी सार्वजनिक मोक्ष के काम का वो नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक दर्शन थमाया कि औद्योगिकरण से ही पूरी दुनिया का भला होगा। अब इन दिनों भी उनका एक दर्शन आ गया हमारे बीच। वो कह रहे हैं कि बाजारवाद और वैश्विक नागरिकता की जो बात कर रहे हैं कि यही यूरो केंद्रीय जो ज्ञान की स्थापना है, इसी से ही सार्वजनिक मोक्ष संभव है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम सभी जानते हैं कि वो इतने होशियार लोग थे कि उन्होंने यह भी बताया कि विरोध की यदि कोई आवाज उठती है तो उसमें भी यूरो केंद्रीयता ही हावी रही। अब लीजिए मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद ने बताया कि दुनिया के जो सताए हुए लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, वो इकट्ठे होंगे, लेकिन प्रकारांतर से देखें तो वहां भी यूरो केंद्रीयता का जो ही तत्व था वही हमारे सामने आता रहा। तो ये जो एक मॉडल हमारे सामने आया, तो इस बात की मीमांसा की बात लोग कर रहे हैं। रामविलास जी ने इस पर बात की, अभय कुमार दुबे ने इस पर बात की, तमाम लोग, जो अभी मणिनाथ ठाकुर की भी एक किताब आई है वो भी बात कर रहे हैं, और सागर विश्वविद्यालय में एक दर्शन शास्त्री हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तमाम जो भारत के लोग हैं जो ज्ञान की दिशा में काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम ने जो ज्ञान की सिद्धियां हासिल की हैं उससे इनकार नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हम यह जरूर कर सकते हैं कि उसके समानांतर जो हमारी देशज भाषाओं और परंपराओं में निर्मित ज्ञान पद्धतियां हैं उनको भी लाएं, और उस साझेदारी से कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारी जो अपनी ताकत है उसको हम लोग पहचान पाएं, ताकि ठीक ढंग से हम आगे की जो मुस्तकबिल है या भविष्य है उसको तय कर पाएं। लोगों का कहना है कि इसके लिए कार्यकर्ता बुद्धिजीवी भाव की जरूरत होगी।
तो इन सब के आलोक में यदि भारतीय भाषाओं को हम देखते हैं तब हमारे सामने कुछ चीजें उभरती हैं कि कैसे हम लोग साथ साथ रहे। हम लोग इतने अच्छे लोग थे कि हम लोगों ने मोहब्बत में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना सीखा। भारत की सारी भाषाएं ऐसा काम करती रही, प्रतिरोध भी हमने साथ साथ विकसित किए। यहाँ तक कि अचरज में पड़ जाएंगे हम लोग जब हम इस बात को जानेंगे कि जो प्रतिबंधित साहित्य हमारे पाठ्यक्रमों का हिस्सा नहीं है, भारत की सभी भाषाओं में अभी प्रतिबंधित साहित्य पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, जो अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान प्रतिबंधित कर दिए गए थे, उसमें भी लगभग सभी भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, हिंदी में, बांग्ला में, इन सभी भाषाओं में प्रतिबंधित साहित्य एक साथ लिखा जा रहा है। कौन सी ऐसी बात होगी कि लोग एक साथ काम कर रहे थे? तो ये चीजें जो है उसको तलाशने की जरूरत है। उसी तरह से आप देखें कि जब स्त्रियां और मेहनतकश लोगों ने बोलना शुरू किया तो संत कविता में भी अब पूरे भारत में एक साथ वो चीजें उठती हुई नजर आ रही। भारत की आजादी की लड़ाई, कोई सोच भी सकता है कि कोई आदमी अपने घर में भाषा सीखने सिखाने के लिए स्कूल खोले और वहां खुफिया पुलिस पहुंच जाए और राज्य की मशीनरी लग जाए कि तुम जाकर पता लगाओ कि कहां कहां भाषा सिखाई जा रही। पर हुआ हिंदुस्तान में ऐसा कि दक्षिण भारत में हिंदी के जो स्कूल खोले गए लोगों के व्यक्तिगत घरों पर, जंगलों में जा जाकर लोग लालटेन की रोशनी में हिंदी की कक्षाएं चला रहे हैं, क्योंकि उस वक्त प्रतिरोध की भाषा थी वो अंग्रेजी बरतानी हुकूमत से। और गांधी ने अपने बेटे को भेजा था कि ऐसे ही स्कूल में जाके तुम भी अध्यापन करो, तुम भी सिखाओ। तो अब आप देखिए कि आज हम इस बात को सोचे तो अचरज में पड़ जाएंगे कि क्या कोई भाषा के स्कूल को खोलना राज्य की दमनकारी नीतियों के कारण कोपभाजन कोई बन सकता है क्या? पर हुआ ऐसा, खुफिया पुलिस लगाई गई और इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई कि तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इन सब इलाकों में कहां कहां हिंदी स्कूल चल रहे हैं। इसके दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। पर ऐसा हुआ तो आप देखें कि हिंदुस्तान की जो भाषाएं हैं वे सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती रही, प्रेम में भी और प्रतिरोध में भी। और सब भाषाओं ने एक दूसरे के साथ यह जो निभाया, उसी को ये भारतीय भाषा समिति चाहती है कि ये सब भाषाएं एक दूसरे के करीब आए और कोई भारतीय भाषा परिवार का जो पारंपरिक अर्थ है उससे अलग भारतीय भाषा परंपरा परिवार की कोई ऐसी अवधारणा विकसित हो जिसमें हम भारत की सभी भाषाओं उस एक छतरी के नीचे शामिल कर पाए और देखें कि उनमें कौन से ऐसे तत्व हैं जहां पर ये भाषाएं एक दूसरे के करीब आती हुई नजर आ रही हैं। अब हम सभी जानते हैं, यहाँ इतने विद्यार्थी बैठे हैं, हम लोग सुविधा के लिए कहते हैं कि भाई संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं इस बात की चर्चा हम लोग करते हैं। ये सब जाना हुआ तथ्य है और यह भी हम लोगों ने समझा है कि जब अपभ्रंश से हम पुरानी हिंदी की तरफ लौटते हैं और जिसे चंद्र शर्मा गुलेरी कहते हैं कि सर्पा का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हिंदी के पहले कवि हैं, अजय सर द्विवेदी जी भी नाम लेते हैं उनका, कहते हैं हिंदी के पहले कवि हैं, राहुल सांकृत्यायन उनका नाम लेते हैं। तो अब सर्पा की जो भाषा है वो अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई एक हिंदी सामने आ रही है, उसकी भाषा है। और सिद्धों की भाषा वही है। सिद्ध लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, इसको जब आप देखिएगा तो अचरज में पड़ जाएगा। कढ़पा 820 ईस्वी कर्नाटक, कमलपाद उड़ीसा, जालंधरपाद नागरकोट, मीनपा असोम कामरूप, उनकी भाषा कहां से कहां तक फैली है। देखिए कि मुल्तान, मानेखेड़, कांगीकुब्ज, नालंदा, दक्षिण भारत, सब जगह एक तरह की भाषा व्यवहार में लाई जा रही है। तो कोई तो ऐसी बात होगी जो कि लोगों को एक दूसरे के करीब ला रही हो। अब जब हम सर्पा के जीवन को देखते हैं तब हमको याद आता है कि इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर बच्चन सिंह पढ़ाया करते थे। उन्होंने अपने इतिहास में दर्ज किया कि आक्रोश की भाषा के पहले कवि हैं सर्पा। और हम सभी जानते हैं कि आक्रोश की भाषा का मतलब क्या होता है। आक्रोश की भाषा का मतलब यह नहीं होता है कि आप बिना वजह किसी का विरोध करने लगे, मतलब आपको पता रहता है कि हमें किसका विरोध करना है, क्यों करना है। दुनिया की सारी क्रांतियां, सारी जो व्यवस्थाएं हैं बदलाव के लिए जब साथ आती हैं तो आक्रोश की भाषा का इस्तेमाल करती है। सर्पा उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्रोध की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहां से थोड़ा सा विवाद हो सकता है पर कह देनी चाहिए बात। नाथ लोग कर रहे थे इसलिए जनता उनसे डरती भी थी, सिद्धों से जनता नहीं डरती थी। नाथ लोग जब
नाथपंथी साधु लोग आते थे तो कई बार जनता डर जाती थी, पता नहीं कब श्राप दे देंगे, क्रोधी। लेकिन सिद्ध जो लोग थे वो आक्रोश की भाषा बोल रहे थे और परिवर्तन या बदलाव का सपना वो देख रहे थे। पहले कभी सर्पा, क्यों वो लोग इस तरह से देख रहे थे, तो हम लोग देख लें कि अब एक सर्पा का ही जीवन देख लीजिए कि सर्पा का जो भागलपुर अभी का है, वहां से पूरब की ओर किसी इलाके के थे, रागी नाम के गांव का उल्लेख किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह रागी जो है वो आसाम में भी हो सकता है, बंगाल में भी हो सकता है, एक आदमी वहां का रहने वाला। सर्पा 500 पूर्वे के मालिक थे, 500 लघु ग्राम के मालिक थे और पढ़ने की गजब लालसा उनमें। और दिन में एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे तो दिन में वैदिक साधना करते थे और रात में वो वाम साधना भी करते थे। तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे कि क्या कर रहा है, और रातें और दिन ज्ञान की प्यास में गुजरती जा रही थी। एक दिन यही प्यास उनको ले आई नालंदा। द्वार पंडितों से बहस की उन्होंने और चकित हो गए द्वार पंडित। और आचार्य शांति रक्षित और हरिभद्र को जब पता चला कि एक ऐसा विद्यार्थी आया है तो उसको विशेष स्नेह देने के लिए अपने यहाँ रखा। और आपको मालूम ही है कि बाद में फिर वही नालंदा के वो कुलपति भी बने, विक्रमशिला के भी कुलपति बने। और एक दिन ये सब कुछ छोड़ छाए। राजा रत्नपाल थे उस वक्त। लोग शिकायत करने पहुंच गए कि ये जो विधर्मी आदमी है बहुत बदमाश है और ये सब काम कर रहा है, रात में जगता हो, पता नहीं क्या क्या करता है। तो राजा की हुक्म को तामील की गई और बुलाया गया और कहते हैं कई सजा दी गई और सजा दी गई और उसके बाद सबसे वो सुरक्षित निकल गए और राजा रत्नपाल ने मान लिया कि ये बहुत बड़े सिद्ध हैं। मालूम नहीं ये घटना कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, पर इससे यह पता चलता है कि जो सत्ता पर काबिज लोग थे वो सर्पा का विरोध कर रहे थे। इससे यह भी पता चलता है कि सत्ता में शासक को उनकी ज्ञान की जो पद्धति थी उससे सहमत होने का अवसर भी मिला। पर जरा सोचिए कि ये सब करते हुए अब हम सभी जानते हैं कि सर्पा हमारे भारत की बहुत सारी भाषाओं के पहले कवि हैं। उड़िया के भी पहले कवि हैं, बांग्ला के भी पहले कवि हैं, मैथिली के भी पहले कवि हैं, हिंदी के भी पहले कवि हैं। और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दिन निकल गए और चले गए नागार्जुन कोंडा कर्नाटक और उनके जीवन का अंतिम दौर वहीं पर गुजरा। तो हमारे पास हिंदी का जो पहला महाकवि है इस कद का है और उनके जीवन की बहुत सारी बातें याद की जाती हैं। एक बात यह भी याद की जाती है कि उनको मूली की सब्जी बहुत प्रिय थी जो दही में बनती थी उस जमाने में। तो साधना करते थे तो एक दिन उनकी जो प्रेयसी थी जिसको उनकी भाषा में योगिनी कहते थे, सहज की योगिनी, तो योगिनी ने उससे पूछा कि जब आप तपस्या करते हैं तो कौन सी ऐसी बात है जो आप भूल नहीं पाते? तो उन्होंने कहा कि सब चीज तो भूल जाते हैं पर वो सब्जी याद रहती है जो कि दही और मूली वाली सब्जी है, वो याद रहती है। योगिनी ने बहुत खूबसूरत बात कही, मैं शब्दशः पढ़ देता हूँ, उसका हिंदी अनुवाद है। कहा उस योगिनी ने कि काया से रहित होकर कोई साधना संभव नहीं, भोजनादि के अभाव में वित्तादि से क्लेश होगा, भूख में विकल्पना या इच्छा पूर्ति के आभास अधिक होंगे, अतएव सहज या प्राकृत जीवन जीते हुए अधिवाद छोड़कर मध्यम पथ अपनाकर सिद्धि पाई जा सकती है। यही बात कह रहे थे, बुद्ध भी यही कह रहे थे। हमको याद है कि भटकते रहे बुद्ध और काया ऐसी हो गई कि बिल्कुल सामने पड़ गए। उनको देख के लोग भागने लगे, गांव के लोग कहते देखो भूत आ गया, क्योंकि काया ठठरी हो गई थी। और कहते हैं कि ऐसे ही पूर्णिमा की पूरे चांद की रात थी और निरंजना नदी के किनारे गांव की औरतें पानी भरने के लिए जा रही थी और गा रही थी कि वीणा के तारों को इतना न कसो कि वे टूट जाएं, वीणा के तारों को इतना शिथिल न होने दो कि वे बज ही न पाए। कहते हैं बुद्ध को ज्ञान मिल गया और वह ज्ञान था सहज ज्ञान, मध्यम प्रतिपाद मार्ग। तो सर्पा भी इसी बात पर बल दे रहे थे और कह रहे थे कि अतिवाद बुरा है। और आप देखिए कि ये सर्पा के शिष्यों की फहरिस्त लंबी है और वे तमाम लोग जो देश के कोने कोने में दिखाई पड़ते हैं, विभिन्न जिनकी मातृ जबान अलग थी लेकिन काम करने की भाषा या संवाद की भाषा अलग थी। भारत में भाषाओं को लेकर कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। जो लड़ाई झगड़े हुए वो भारत की आजादी के बाद लड़ाई झगड़े हुए। कभी उस पर अलग से बातचीत करने की जरूरत है कि फिर राज्य ने क्या किया, कैसे उस पर
पाई गई, उस पर कैसे उसको हल किया गया, और जिन देशों ने नहीं हल किया उनका क्या हल हुआ। जैसे हम सभी जानते हैं बहुत कम समय मिला है कि भाषा को लेकर संजीदगी से काम नहीं किया पाकिस्तान ने, तो क्या हुआ। तो आपको मालूम ही है कि शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ढाका विश्वविद्यालय में एक आंदोलन छिड़ा भाषा के नाम पर, और एक दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क किया गया। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने केवल इतना किया था कि कहा था कि एकमात्र उर्दू ही होगी राष्ट्रभाषा, और बांग्ला भाषी जो मुसलमान थे, मजहब और भाषा का कोई रिश्ता नहीं था, तो उन लोगों ने वहां आंदोलन किया और एक नया देश ही, श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिए कि सिंहला और तमिल बोलने वाले दोनों हिंदुस्तान से ही गए, और हुआ क्या, वहां की यही बात हुई कि एकमात्र सिंहला ही होगी राजभाषा। तमिल सांसदों ने कहा कि क्या कर रहे हैं ये सब, हरे भरे श्रीलंका की जगह रक्त रंजित श्रीलंका पाएंगे, और वही हुआ कि एकमात्र सिंहला राजभाषा घोषित करने। भारत ने ऐसा नहीं किया, तो भारत जो राज्य है, राष्ट्र है, उसकी जो भाषा नीति है उस पर फिर कभी बात होगी, लेकिन भारत में शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र जो शामिल किया गया वो बहुत खूबसूरत बात थी। एक विद्यार्थी को हिंदुस्तान के कम से कम 3 भाषाएं सीखना जरूरी है। पहली भाषा वह होगी जो मादरी जबान होगी या उस इलाके की प्रधान भाषा होगी, दूसरी भाषा कोई आधुनिक भारतीय भाषा होगी या अंग्रेजी होगी, तीसरी भाषा वह होगी जो दूसरी या पहली भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई गई होगी। सही कह रही थी मैडम, इस मामले में दक्षिण के राज्यों ने खूब काम किया और वहां पर हिंदी की एक अच्छी स्थिति रही, लेकिन ठीक उसी के अनुरूप हमारे हिंदी भाषी इलाकों में काम नहीं हुआ। हम लोग बहुत कम जानते हैं, या यूं कहें कि नहीं जानते हैं कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उनके बारे में हमारी समझ नहीं है। तो ये सब स्थितियां बताती है कि राज्य ने क्या किया, शिक्षा नीति ने क्या किया, भाषाओं के मामले में हमारा अतीत क्या रहा। ये अब सर उठ जाएंगे, इसलिए 1-2 चीजें चलते चलते बता दूं। केरल में जो उत्तर भारत से लोग जाते थे तो वहां पर हिंदी के लिए एक अलग नाम था, उसको गुसाई भाषा कहते थे लोग, और गुसाई भाषा वहां पर बोली जाती थी जो मंदिरों के पास मठ होते थे, और वहां पर वो जो गुसाई मठ कहलाते थे, और गुसाई मठ में गुसाई भाषा बोली जाती थी। उस जमाने में वहां अनुवादक हुआ करते थे जो यहाँ से लोग जाते थे उनकी सहायता के। इसी तरह से आप देखिए कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे, कुशीमार के संस्थापक जो है वल्लभाचार्य, हम सभी जानते हैं तेलुगु भाषी थे, लेकिन जनता से ब्रजभाषा में बतिया रहे थे और ब्रजभाषा में ही अपनी बात कह रहे थे। क्यों ऐसा नहीं कहते तो अष्टचाप के सारे कवि कैसे, आप ये सब छोटे छोटे तर्क हैं जिससे कि आपको सच तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उसी तरह से आप देखें कि नरसिंह मेहता, गुजरात में कविता को कलश कहते हैं, तो वहां पर गुजराती में जो कविता लिखी जा रही थी गुजराती कलश कहला रही थी, और हिंदुस्तानी कलश कहा गया, कलश शब्द। तो नरसिंह मेहता की दोनों कविताएं मिल जाती हैं, कलश गुजराती, कलश हिंदुस्तानी में। हिंदी वाली रचना की कलश हिंदुस्तानी में संकलित है और गुजराती वाली कलश गुजराती में। हम जानते हैं उनके बारे में, वैष्णव जड़पुतिया ने कही है, पीर पराई जाने। नामदेव तुकाराम हिंदी मराठी दोनों भाषाओं में लिख रहे थे। और भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो आप देखिए कि एक तमिल महिला, हम जानते हैं आंदाल को, और सारी महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, आप देखिए कि कहां तमिल भाषी इलाका और कहां कश्मीर, उसी वक्त तमिल में अंदाल होती हैं, कन्नड़ में अस्त महादेवी होती हैं, मराठी में मुक्ताबाई, जनाबाई, बहनाबाई होती हैं, कश्मीरी में लंदियत होती हैं, और ये सारी औरतें एक दूसरे से अपने दुख को साझा करते हुए नजर आती हैं और कहती हैं कि भक्ति का अधिकार हमारे लिए भी है, और मोहब्बत से अपनी बात कह रही हैं, और इतने प्यार और इतने तर्क से कह रही हैं कि दुनिया को उनके आगे झुकना पड़ रहा है। अब आप देखिए कश्मीरी भाषा की पहली कवित्री ललदेव ही है, वाह लिख रही थी। तो ये अब आप देखिए कि मद्रास में मैडम कह रही थी कि मद्रासी भाषा कही जाती थी, उस मैडम इसलिए कही जाती थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी नाम का राज्य है, ये कर्नाटक वगैरह तो बहुत बाद में बना है, तमिलनाडु कर्नाटक ये अलग राज्य जो बने, कुर्ग और जो कन्नड़ वालों को मिला के एक अलग राज्य बना था। हाँ बिल्कुल, वो पूरी तरह से लोगों के नहीं आया कि जी। तो अब आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, लेकिन अब ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये जो भाषाभाषी लोग थे, तो उस वक्त जबकि हिंदी के लिए आंदोलन चल रहा था तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया पत्रिका निकाल रही थी, तमिल साप्ताहिक निकल रहा था वहां से आनंद विघटन, और दैनिक हिंदू
इन सब ने हिंदी विद्यालयों का समर्थन किया सरकार के खिलाफ जाकर। जो सरकार ने जासूस लगाए थे कि हिंदी विद्यालय जो चल रहे हैं उसको बंद करिए और नहीं तो सजा आपको मिलेगी, तो ये सारे जो अखबार उस वक्त उनके पक्ष में लिख रहे थे कि नहीं नहीं ये हिंदी विद्यालय ठीक चल रहे हैं। एनी बेसेंट न्यू इंडिया पत्रिका में लिख रही थी, तमिल पत्रिका आनंद विघटन में लिखा जा रहा था, किसके समर्थन में? हिंदी विद्यालय के समर्थन में। दैनिक हिंदू में भी ये बात कही जा रही थी। और इस तरह के बहुत सारे 1813 ईस्वी में तिरुवनंतपुर के महाराज हुए स्वाति नक्षत्र राजा राजवर्मा, और वो संस्कृत, तमिल, मलयालम और हिंदी चारों भाषाओं के विद्वान थे। ठीक उसी तरह जैसे हमारे आजमगढ़ वाले राहुल सांकृत्यायन थे, आपको बताइए 22 से 24 भाषाएं जानते थे और 22 से 24 भाषाओं में लिख पढ़ बोल सकते थे, मंदारिन तक में, चीनी भाषा में भी लिख पढ़ बोल सकते थे। तो अब आप देखिए कि 1813 में तिरुवनंतपुर के जो महाराज थे स्वाति नक्षत्र राजा राजवर्मा, उन्होंने संस्कृत, तमिल, मलयालम और हिंदी में कविताएं लिखी। और उनकी दो पंक्ति में पढ़ देता हूं। रामचंद्र प्रभु तुम बिन प्यारे, कौन खबर ले मेरी, बाज रही जिनकी नगरी में सदा धर्म की फेरी। ये कविता लिखी जा रही है और अहिंदी भाषी इलाके में लिखी जा रही है। तो हमने आपको बताया कि हिंदी प्रचार सभा में अपने बेटे देवदास गांधी को भेजा। मदुरई में एक ठाकुर खां चंद्र वर्मा हुए 1915 से 1916 के बीच में। और ये सब तमाम बातें बहमनी राज्य की जो भाषा थी, आपको पता है ये राजभाषा हिंदी थी। और वो तमाम लोग जिन्होंने दक्षिणी में रचनाएं की, इस बात का संकेत है कि भारतीय भाषाएं। एक चीज और सर, मैं अंतिम बात करके हट जाता हूं यहां से। ये मैं एक आंकड़ा आप लोगों से लाया था साझा करने के लिए, खास करके हमारे बच्चों से साझा करने के लिए, कि 2 आंकड़े हैं, बस खाली आंकड़ा हम पढ़ देते हैं आपको। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भारत की भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्दों का अध्ययन करवाया और बताया कि कितने तत्सम शब्द प्रयोग में हो रहे हैं आज की भारतीय भाषाओं में, और क्यों कितने ऐसे शब्द हैं जो तत्सम से सीधे इन भारतीय भाषाओं में तत्सम रूप में आए हैं, यानी ज्यों का त्यों आए हैं, और कितने ऐसे जो बदले हुए रूप में आए हैं, यानी तत्व रूप में आए हैं। हम सभी भाषा को प्यार से बरतने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि तत्सम से तत्व होना भाषा का बिगड़ना नहीं, भाषा का विकसना है। तो ये अध्ययन बड़ा रोचक अध्ययन उन लोगों ने किया और आंकड़े जो दिए उसमें ये बहुत सारे आंकड़े हैं, ये इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, खाली इतना आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने यह पाया कि हिंदी में जो तत्सम के शब्द हैं और तमाम जो 22 भारतीय भाषाएं अभी बोली बरती जा रही हैं, जो संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाएं कही जाती हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तालिका से स्पष्ट है कि संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनमें से 97% गुजराती, उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और मराठी में प्रयुक्त होते हैं। यानी हिंदी में जो तत्सम शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उनके 97% शब्द इन भाषाओं में व्यवहृत हो रहे हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी के बाद क्रमशः गुजराती, उड़िया, बांग्ला में है। तो आप देखें कि ये पूरा प्रतिशत केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इस पर काम करवाया, शब्दों का अध्ययन कराया। तो जब हम पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण को होते हुए देखते हैं और कई बार हम अचरज में पड़ जाते हैं कि ये कितना कठिन शब्द है, तो मुझे लगता है ऐसा कि हो सकता है कि इसके पीछे सरकार की यह मंशा रही हो कि भारतीय भाषाएं एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि अब जब 97% हैं इस तरह शब्दों की दलबहियां, तो ऐसा होना लाजमी है, जरूरी है। तो बस इतनी कुछ बातें बिखरी आप लोगों से हमने साझा की। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।